नमस्कार। आज हम कुछ हालिया ज़रूरी खबरों और उनके जो अलग अलग स्रोत हैं उन पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ, खास तौर पर गजा में ये जो राहत सामग्री को लेकर चिंताजनक हालात हैं, अमेरिकी छात्र वीज़ा नीति में जो बदलाव हैं उनका असर, और पाकिस्तान की एक जेल से कैदियों के भागने की एक कह सकते थोड़ी हैरान करने वाली घटना, इन पर बात करेंगे। बिल्कुल। हमारा मकसद यही है कि इन स्रोतों से जो जानकारी मिल रही है उसे सामने रखें ताकि अलग अलग पहलू दिखें और जो उनमें जटिलताएं हैं वो भी समझ आ सकें। हाँ, तो गजा से ही शुरू करते हैं। वहां से खबरें आ रही हैं कि राहत सामग्री लेने जो लोग जुटे थे उन पर गोलीबारी हुई है। गजा का स्वास्थ्य मंत्रालय जो हमास संचालित है, उनका तो कहना है कि रफा में इजरायली टैंकों और ड्रोन ने फायरिंग की। इसमें 27 लोग मारे गए और 90 घायल हुए। अच्छा। और ये शायद इस तरह की दूसरी घटना बताई जा रही है। हाँ, लेकिन देखिए दूसरी तरफ इजरायली सेना का भी बयान है। हाँ, उनका कहना है कि उन्होंने कुछ संदिग्ध लोगों पर गोलियां चलाईं। वो लोग जो तय रास्ता था उससे भटक गए थे और चेतावनी को भी नजरअंदाज कर रहे थे। अच्छा। सेना ये भी कह रही है कि गोलीबारी वितरण वाली जगह से कुछ दूरी पर हुई और अब तो वितरण का काम एक नई एजेंसी देख रही है, अमेरिकी इजरायली समर्थित GHF। हाँ, GHF। उनका भी यही कहना है कि वितरण सुरक्षित तरीके से हो रहा था और ये घटना उनके वितरण स्थल से दूर हुई है। अच्छा, तो मतलब अब संयुक्त राष्ट्र ये काम नहीं कर रहा? मुझे लगा पहले वही करते थे। हाँ, पहले संयुक्त राष्ट्र ही करता था, लेकिन अब वो बंद हो गया है। और ये जो नई व्यवस्था है GHF वाली, इसकी आलोचना भी हो रही है ना? बिल्कुल हो रही है। मैंने सुना कि वितरण केंद्र बहुत कम है, सिर्फ दक्षिणी गजा में। हाँ, और सामान भी पहले से बहुत कम आ रहा है। मतलब पहले जहाँ रोज 600 ट्रक आते थे, अब सुनने में आ रहा है कि बस 60-70 ट्रक ही पहुंच पा रहे हैं। अरे बाप रे, बस 60-70? हाँ, और तरीका भी थोड़ा अव्यवस्थित बताया जा रहा है, पहले आओ पहले पाओ वाला। तो इससे तो जो शारीरिक रूप से मजबूत होंगे बस उन्हीं को मदद मिल पाएगी। कमजोर और जरूरतमंदों का क्या? बिल्कुल यही बात है। इसी वजह से संयुक्त राष्ट्र ने इसे अमानवीय तक कह दिया है और स्वतंत्र जांच की मांग की है। उनका कहना है कि ये लोगों की गरिमा का हनन है। लेकिन दूसरी तरफ इजराइल और GHF का दावा है कि व्यवस्था कारगर है। वो कह रहे हैं कि रोज करीब 20 लाख लोगों तक खाना पहुंचा रहे हैं। 20 लाख रोज? जी, उनका यही दावा है और इन आलोचनाओं को वो मनगढ़ंत बता रहे हैं। ये सब देखिए 20 महीने से ज्यादा वक्त से चल रही युद्ध की पृष्ठभूमि में हो रहा है। हाँ। ज्यादातर आबादी विस्थापित हो चुकी है और एक दिलचस्प बात यह भी सामने आ रही है सूत्रों से कि इजरायली सेना शायद अब मान रही है कि हमास के खिलाफ उनके सैन्य लक्ष्य लगभग पूरे हो गए हैं। अच्छा। और अब बंधकों की रिहाई के लिए बातचीत या समझौता ही शायद एकमात्र रास्ता बचा है। ये तो बड़ी बात है। चलिए अब जरा अमेरिका की तरफ देखते हैं। वहां छात्र वीजा को लेकर एक अहम बदलाव की खबर है। हाँ। सुनने में आया है कि ट्रंप प्रशासन ने दुनिया भर में अपने दूतावासों को छात्र वीजा अपॉइंटमेंट देना बंद करने को कहा है। वजह ये बताई जा रही है कि विश्वविद्यालयों को राजनीतिक लड़ाई का अखाड़ा बनने से रोका जाए। और ये भी कि मौजूदा आवेदकों के सोशल मीडिया की जांच होगी। हाँ, ये भी कहा गया है और इसका सीधा असर जाहिर है भारत जैसे देशों के हजारों छात्रों पर पड़ रहा है जो अमेरिका जाकर पढ़ना चाहते हैं। बिल्कुल। छात्रों और उनके घर वालों में तो काफी अनिश्चितता और तनाव होगा। बहुत ज्यादा। कुछ छात्रों का मानना है कि इससे मुश्किलें बढ़ेंगी, शायद दाखिले भी कम हो जाएं। हालांकि एक छोटी सी राहत की बात यह है कि कैंपस में हफ्ते में 20 घंटे काम करने की इजाजत अभी भी है। अच्छा, वो जारी है? हाँ, फिर भी कई छात्र अब भारत में ही बैकअप प्लान तैयार कर रहे हैं, जैसे गेट परीक्षा की तैयारी वगैरह। ये अनिश्चितता का माहौल जो है वो सीधे तौर पर उनके और उनके परिवारों के फैसलों पर असर डाल रहा है। सही बात है। और अब एक ऐसी खबर जो सुनने में थोड़ी अजीब लगती है, पाकिस्तान से। कराची की मलीर जेल से 216 कैदी फरार हो गए। हाँ, लेकिन अजीब बात यह है कि ये कोई सोची समझी योजना नहीं थी, ऐसा कहा जा रहा है। दिया बिल्कुल। असल में हुआ ये कि कराची में भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप? हाँ, और इन लगातार झटकों से कैदियों में भगदड़ मच गई। 1000 से ज्यादा कैदी डर के मारे जेल के मेन गेट पर जमा हो गए। अरे! फिर उन्होंने जोर लगाकर गेट को धक्का देकर खोल दिया और बस भाग निकले। शुरू में खबर आई थी कि जेल की दीवार टूट गई है, लेकिन अधिकारियों ने बाद में साफ किया कि दीवार नहीं, गेट टूटा था। अच्छा। इस अफरा तफरी में भागने की कोशिश कर रहे कैदियों पर फायरिंग भी हुई, जिसमें एक कैदी की मौत हो गई और 3 सुरक्षाकर्मी भी घायल हुए हैं। तो क्या कुछ कैदी वापस पकड़े गए?
हाँ, अधिकारियों का कहना है कि भागे हुए 216 में से 78 कैदियों को वापस पकड़ लिया गया है। बाकियों की तलाश अभी चल रही है। बताया जाता है कि इस जेल में 6000 से ज्यादा कैदी बंद हैं, जिनमें कुछ विदेशी नागरिक भी शामिल हैं। अच्छा, विदेशी भी हैं? हाँ, हालांकि ये साफ नहीं है कि भागने वालों में कोई विदेशी था या नहीं। तो आज हमने 3 बिल्कुल अलग अलग तरह की स्थितियां देखी। एक तरफ गजा में गहराता, मानवीय संकट और उस पर इतने अलग अलग दावे। हाँ, बिल्कुल विरोधाभासी। दूसरी तरफ अमेरिका की वीजा नीति, जिसका असर दुनिया भर के छात्रों के भविष्य पर पड़ रहा है। और तीसरी ये पाकिस्तान की घटना, जहां एक प्राकृतिक आपदा से इतनी बड़ी सुरक्षा चुनौती पैदा हो गई। बिल्कुल। और ये सब हमें कहीं ना कहीं ये याद दिलाता है कि किसी भी स्थिति को पूरी तरह समझने के लिए उसके कितने अलग अलग पहलू हो सकते हैं। हाँ, यहाँ तक कि एक दूसरे से बिल्कुल उलट जानकारी भी सामने आ सकती है। ये सोचने वाली बात है कि ऐसी जटिल परिस्थितियों में मतलब भरोसेमंद जानकारी तक पहुंचना और सही मायने में क्या हो रहा है, ये समझना कितना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। सही कहा, ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है। इस्राएली सेना ने कहा संदिग्धों पर चलाई थी गोलियां। राहत एजेंसी बोली सुरक्षित तरीके से हो रहा वितरण, लेकिन घटना के बाद उठ रहे गंभीर सवाल। देखना पड़ेगा क्योंकि समझ में नहीं आ रहा, अभी फिलहाल कोई क्लैरिटी तो है नहीं। अगर होगा तो बहुत मुश्किल होगी, क्योंकि अभी इतने साल हम यही सोच रहे हैं कि हम यूएस आएंगे। आज जानेंगे स्टूडेंट वीजा पर पाबंदी के अमेरिकी प्रशासन के फैसले का छात्रों पर क्या पड़ रहा असर। साथ ही जानेंगे पाकिस्तान की मलीर जेल में ऐसा क्या हुआ कि 216 कैदी वहां से भाग गए। ये कैदी किसी मंसूबे के तहत फरार नहीं हुए, बल्कि इनके फरार की वजह बनी कराची में गुज़श्ता रोज महसूस किए जाने वाले ज़लज़ले के झटके। आगे बढ़ें उससे पहले देश दुनिया की खबरें सुनते हैं अदिति शर्मा से। इस्तांबुल में यूक्रेन के साथ शांति वार्ता के दूसरे दौर के बाद रूस ने यूक्रेन की बिना शर्त युद्ध विराम की मांग को एक बार फिर नामंजूर कर दिया है, जिसके बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने रूस की कड़ी आलोचना की है। रूस की तरफ से वार्ता का नेतृत्व कर रहे व्लादिमीर मेदिंस्की ने सुझाव दिया था कि जंग में मारे गए सैनिकों के शव लाने के लिए कुछ दिनों का युद्ध विराम किया जा सकता है। हालांकि दोनों देश और कैदियों की अदला बदली और करीब 1000 सैनिकों से शव देने के लिए तैयार हो गए हैं। व्लादिमीर मेदिंस्की ने कहा, क्योंकि यूक्रेन की तरफ से अक्सर युद्ध विराम की मांग होती रहती है, तो हमने कुछ मोर्चों पर 2 से 3 दिनों के संघर्ष विराम का ठोस प्रस्ताव रखा है। ये कैसे होगा, ये दोनों देशों के मिलिट्री एक्सपर्ट्स मिलकर तय करेंगे। मंगोलिया की संसद में विश्वास मत हारने के बाद प्रधानमंत्री लवसन्नम सरेन ओयून आर्दन ने पद से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि वो तब तक पीएम के पद पर बने रहेंगे जब तक नए पीएम का चुनाव नहीं हो जाता। इसके लिए 30 दिनों का वक्त है। आर्दन 2021 में प्रधानमंत्री बने थे, लेकिन हाल के वक्त में उन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया था। फिलीपींस में तेजी से बढ़ते HIV के मामलों को देखते हुए वहां के स्वास्थ्य मंत्रालय ने सरकार से कहा है कि वो इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित करे। अभी के वक्त में हर रोज HIV के संक्रमण के 50 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। इनमें अधिक संख्या कम उम्र के पुरुषों की है। जानकारों का कहना है कि देश में HIV को लेकर कई मिथक हैं, जिस कारण इसके मामले बढ़ रहे हैं। माना जा रहा है कि HIV से जूझ रहे लगभग आधे लोगों को इसकी जानकारी तक नहीं है कि वो इस वायरस से संक्रमित हैं। देश के हेवी इंडस्ट्रीज यानी भारी उद्योग के मंत्री HD कुमारस्वामी ने बताया कि एलन मस्क की कंपनी टेस्ला को भारत में कार उत्पादन में कोई दिलचस्पी नहीं है। HD कुमारस्वामी ने बताया, कंपनी भारत में अपने 2 शोरूम तो खोलना चाहती है, लेकिन यहाँ उत्पादन करने में उसे दिलचस्पी नहीं है। नीदरलैंड के धुर दक्षिणपंथी नेता गेट विल्डर्स ने सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया है, जिसके बाद वहां की सरकार संकट में आ गई है। बीते साल चुनाव में किसी पार्टी को स्पष्ट बहुमत न मिलने के बाद यहां गठबंधन सरकार बनी थी, लेकिन बीते महीने विल्डर्स की पार्टी ने आप्रवासन के मुद्दे पर सख्ती और शरण मांगने वालों पर रोक लगाने की मांग की थी। इसे लेकर इस सप्ताह बातचीत हो रही थी, लेकिन वो नाकाम रही। महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के मैच भारत के बजाय अब श्रीलंका में खेले जाएंगे। पाकिस्तान के गृह मंत्री ने अप्रैल में कहा था कि पाकिस्तान की महिला टीम भारत नहीं जाएगी। अब भारत को ये व्यवस्था करनी है कि पाकिस्तान के मैच कहां होंगे।
भारत इस साल 30 सितंबर से 2 नवंबर तक होने वाले महिला क्रिकेट के विश्व कप की मेजबानी कर रहा है। ये मैच भारत और श्रीलंका में होंगे। भारत ने इस साल की शुरुआत में पुरुषों की चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान में खेलने से इनकार कर दिया था। इसके बाद आईसीसी ने दोनों देशों की ओर से आयोजित टूर्नामेंट्स के लिए न्यूट्रल वेन्यू की शुरुआत की थी। गजा में बीते कुछ दिनों से सीमित मात्रा में राहत सामग्री पहुंचाने का काम शुरू हुआ है और बीते 20 महीनों से युद्ध और बार बार विस्थापन का दंश झेल रहे लोगों तक अब मदद पहुंचाई जा रही है। अदिति, कल हजारों की संख्या में आम लोग गजा के पट्टी के दक्षिण की तरफ रफा में राहत सामग्री लेने पहुंचे थे। गजा संचालित स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि इन लोगों पर इस्राएली टैंकों और ड्रोन से गोलियां चलाई गई। हामानसी घटना में 27 लोगों की मौत हुई है और 90 घायल हैं। ताज़ा घटना के बारे में जानने के लिए सुनते हैं यरूशलेम से बारबरा प्लेट अशर का भेजा ब्यौरा। Palestinian officials said the shootings took place at roughly the same area as the Sunday incident, less than a mile from an aid distribution site. फलस्तीनी अधिकारियों ने कहा कि रविवार की घटना जिस जगह पर हुई थी, आज की घटना उसी जगह के आसपास हुई है। ये घटना राहत सामग्री केंद्र से 1 मील से भी कम दूरी पर हुई, जहां लोग इकट्ठा हुए थे और इंतजार कर रहे थे। ये अमेरिका और इसराइल की चलाई जा रही एक नई राहत सामग्री वितरण एजेंसी है, जिसके बारे में इसराइल का कहना है कि इसका उद्देश्य हमास को अनाज या सामान चुराने से रोकना है। इस्राएली सेना ने इस घटना पर यह कहा है कि उन्होंने कुछ संदिग्धों पर गोलियां चलाई थी जो तय रास्ते से अलग जा रहे थे और जिन्होंने चेतावनी के लिए चलाई गई गोली की आवाज़ को इग्नोर यानी नज़रअंदाज किया। सेना का यह भी कहना है कि गोलीबारी राहत सामग्री बांटने वाली संस्था के परिसर से दूर हुई है, लेकिन घटना में कितने हताहत हैं इस बारे में सेना ने कुछ नहीं कहा है। मानसी, ये इस तरह की दूसरी घटना है। इससे पहले भी रविवार को जब हमास संचालित गजा स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा था कि राहत सामग्री लेने आए लोगों पर गोलीबारी हुई, उस घटना में 31 लोगों की मौत हुई थी। उस मामले में इस्राएली सेना ने आम लोगों पर गोलीबारी से तब इनकार किया था। जी, और संयुक्त राष्ट्र ने इस घटना पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। संगठन ने कहा है कि भोजन के लिए कोशिश कर रहे गजा के लोगों पर हमले युद्ध अपराध, राहत सामग्री को जानबूझकर रोकना, भुखमरी का खतरा पैदा करना हो सकता है। संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार प्रमुख वोल्कर तुर्क ने इस घटना की स्वतंत्र जांच की मांग की है। I cannot believe that humanitarian aid is delivered in such circumstances. मैं यह नहीं मान सकता कि ऐसी स्थितियों में मानवीय सहायता दी जाती है। यह अस्वीकार्य है, यह अमानवीय है और मैं वाकई में उम्मीद करता हूं कि राहत सामग्री को जल्द से जल्द पहुंचाने की और उसे बांटने की जरूरत पर फिर से विचार किया जाए और इसे बांटने के लिए अभी की व्यवस्था की जो सोच है उस पर फिर से विचार किया जाना चाहिए। मुझे लगता है कि यह तरीका लोगों की घोर उपेक्षा को दिखाता है। क्या आप सोच सकते हैं कि जो लोग लगभग 3 महीने से अनाज, दवा का इंतजार कर रहे हैं, बेताब हैं, उन्हें इसके लिए भागना पड़ता है या बेहद निराशाजनक परिस्थितियों में इसके लिए कोशिश करनी होती है। और गजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन यानी GHF, ये वो इसराइल के समर्थन वाली अमेरिकी संस्था है जिसके परिसर के पास ये घटना हुई है। और जैसा आपने बताया, रविवार को भी ऐसी एक घटना हुई थी। वो घटना भी इसी ह्यूमैनिटेरियन संगठन जो है इसके पास ही हुई थी। उसका ये बयान आया है और उसने कहा है कि राहत सामग्री का वितरण सुरक्षित तरीके से और बिना किसी दुर्घटना के हो रहा है। GHF ने एक लिखित बयान जारी किया है जो मैं आपको बताती हूँ। उसने लिखा है कि हमें पता चला है कि इस्राएली सेना जांच कर रही है कि क्या निर्धारित सुरक्षित गलियारे से आगे आकर क्लोज्ड मिलिट्री जोन में जाने के बाद आम लोग घायल हुए। ये जगह वितरण के लिए बनाई गई जगह से दूर है। हम समझते हैं कि स्थिति कठिन है और हम लोगों को ये सलाह देते हैं कि वो सेंटर तक आते वक्त सुरक्षित गलियारे में ही रहें। मानसी, आपको पता होगा कि गजा में राहत सामग्री लाने और बांटने की जो जिम्मेदारी थी वो पहले तो संयुक्त राष्ट्र की थी, लेकिन अब वो जो प्रोसेस था वो बंद हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल, ये काम अब बंद हो गया है और राहत बांटने की ये जो जिम्मेदारी है ये GHF को सौंपी गई है। ये नई प्रक्रिया कैसे काम करती है, यरूशलेम से बारबरा प्लेट अशर ने बताया। The Palestinians gather about a kilometer away quite early in the morning.
सवेरे काफी पहले फलस्तीनी लोग राहत केंद्र से करीब 1 किलोमीटर दूर इकट्ठा होते हैं। यहाँ से उन्हें आगे राहत केंद्र तक जाने की अनुमति दी जाती है। इस दौरान वो जिस इलाके से होकर गुजरते हैं वहाँ इस्राएली सेना का कड़ा पहरा होता है, क्योंकि राहत केंद्रों की सुरक्षा करना इस्राएली सेना के जिम्मे है। इससे पहले संयुक्त राष्ट्र लोगों के घरों तक या समुदाय स्तर तक केंद्रों तक मदद पहुंचाता था। वो व्यवस्था अब नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि ये लोग इस्राएली सैनिकों के काफी पास से होकर आगे निकलते हैं, और यही हम बीते कुछ दिनों से देख रहे हैं। और राहत सामग्री को लोगों में किस तरह बांटा जा रहा है, उसके बारे में भी बारबरा प्लेटर्सन ने विस्तार से जानकारी दी है। There doesn't seem to be organized distribution, so for pictures we've seen, the accounts we've heard from many people. सामान बांटने का तरीका ऑर्गेनाइज नहीं लगता। गजा से मिल रही तस्वीरों में जो लोग बता रहे हैं उसके अनुसार राहत सामग्री केंद्र में सामान से भरे डब्बे एक जगह पर केंद्र में रखे जाते हैं, और ये पहले आओ पहले ले जाओ की तर्ज पर बांटे जाते हैं। तो लोग उस तक दौड़ते हैं और इससे अफरा तफरी की स्थिति हो जाती है। संयुक्त राष्ट्र पहले भी इस व्यवस्था की आलोचना कर चुका है। उसका कहना है कि राहत दक्षिण की तरफ बनाए गए कुछ केंद्रों में ही मिल रही है, तो ये एक तरह से लोगों को जबरन विस्थापित होने के लिए बाध्य करने जैसा है, क्योंकि लोगों को यहाँ सामान लेने के लिए अलग अलग जगहों से यहाँ आना पड़ता है। तो पॉडकास्ट में इस मोड़ पर शामिल करते हैं यरूशलेम में मौजूद वरिष्ठ पत्रकार हरेंद्र मिश्रा को। और सबसे पहले ये आपसे जानना चाहेंगे हरेंद्र जी कि राहत सामग्री बांटने की जिम्मेदारी इसराइल ने ली, कहा कि हम सुरक्षित तरीके से बांटेंगे, अमेरिका भी साथ में आया, लेकिन इस तरह की घटनाएं क्या उसके लिए आलोचना का कारण नहीं बन रही? जी बिल्कुल, जिस तरह वहाँ पर व्यवस्था जो नजर आ रही है उस पर अगर आप गौर करें तो वहां पर अफरा तफरी के दृश्य जो हैं वो बार बार सामने आ रहे हैं। जिस तरह से वितरण प्रणाली जो काम कर रहा है उसमें साफ तौर पर यह नजर आ रहा है कि जो लोग मजबूत हैं, जो सक्षम हैं शारीरिक तौर पर, वही लोग जो हैं वो भोजन पा रहे हैं, क्योंकि वहां पर जैसे ही वितरण का काम शुरू होता है लोग दौड़ करके इन सारे सेंटर्स पर, इन केंद्रों पर जाते हैं, और नजर ये आता है कि कई बार तो जो फूड पैकेजेस है वो फेंका जाता है और जो लोग उन्हें पकड़ सकते हैं वो पकड़ लेते हैं, और उसके बाद जो है उन पर निर्भर है कि वो बाकी लोगों के साथ उसको बांटने हैं या नहीं बांटने। तो जाहिर सी बात है कि एक शारीरिक क्षमता जिनकी जितनी ज्यादा है उन्हें भोजन जो है मिलने की संभावना उतनी ज्यादा है। जो लोग कमजोर हैं उन तक भोजन बिल्कुल नहीं पहुंच पा रहा है, और सिर्फ 3 केंद्र जो हैं वो दरअसल दक्षिणी गजा में काम कर रहे हैं। एक चौथे केंद्र को खोलने की बात चल रही है, वो भी मध्यवर्ती इलाके में खोलने की बात चल रही है। तो जहां तक उत्तरी गजा है वहां तक तो भोजन बिल्कुल पहुंच ही नहीं पा रहा, और इसकी वजह से अपने आप बगैर इसराइल के दबाव दिए हुए वहां के लोग जो है वो विस्थापित हो चुके हैं। वो दक्षिणी इलाके में आकर के जो है वहां पर उन्होंने शरण ले रखी है। और सही मायने में देखा जाए तो इस पूरे 20 महीने के युद्ध के दौरान ये नजर आया कि तकरीबन गजा का 97% जो आबादी है वो न सिर्फ विस्थापित हुआ है बल्कि वो कई बार विस्थापित हो चुका है। कई बार इस्राएली सैन्य कार्रवाई की वजह से, कई बार इस्राएली फौज के निर्देश पर, और कई बार इस तरह के जो है वहां पर जो सीन्स क्रिएट होते हैं इसकी वजह से उनके पास कोई चारा नहीं रह जाता और इस वजह से वो विस्थापित हो जाते हैं। तो आलोचना जो है जिस तरह से लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है, और उसके अलावा एक और जो शिकायत है, बड़ी शिकायत, वो ये है कि पहले 600 ट्रक वहां पर राहत सामग्री पहुंच रही थी। अभी जो है ये जो नई प्रणाली जो काम करी है इसके तहत देखा जा रहा है कि महज 60 से 70 अगर देखें तो औसतन ट्रक वहां पर राहत सामग्री पहुंच पा रही है, तो जो कि पर्याप्त नहीं है। तो इसका मतलब है कि वहां पर अकाल से जो है परिस्थितियां वहां पर नजर आ रही हैं, और इसी वजह से आलोचना काफी हद तक हो रही है। पहले जो संयुक्त राष्ट्र का एक जो प्रबंध था या UNRWA था, उसमें 13,000 लोग जो है वो काम कर रहे थे, और उनका जो है एक नेटवर्क ऐसा था जो कि हर कोने तक जो है लोगों तक पहुंचने में सक्षम था। अभी जो नई प्रणाली जो शुरू हुई है, वितरण प्रणाली, इसमें उस तरह का कोई भी नेटवर्क नहीं है, हर आदमी तक पहुंचने की उनमें क्षमता नहीं है। जी, और यूएन का जो ये कहना है, आज उनका पूरा बयान में देख रही थी, उनका ये कहना है कि डिग्निटी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कम से कम खाने के मामले में। जी बिल्कुल, उनकी डिग्निटी जो है कॉम्प्रोमाइज पूरी तरह से दिख रही है। जैसा कि मैंने बताया कि दौड़ लगानी पड़ती है, भोजन को जैसे लूटना पड़ता है, वहां पर फूड पैकेजेस हैं जो कि फेंके जाते हैं, वो थ्रो करते हैं, और लोगों को जो है उसे पकड़ना पड़ता है,
और उस जाहिर सी बात है कि फिर एक शारीरिक क्षमता वाली जैसी बात जो मैं कह रहा था वो रेलेवेंट है। और इस वजह से ये देखा जा रहा है कि जो लोग जो वृद्ध हैं, जो कमजोर हैं, उन तक भोजन पहुंच नहीं पा रहा और वो जाने की कोशिश भी उतनी नहीं कर रहे, तो वो पूरी तरह से उस अपने जो बाकी जो आबादी के लोग हैं जिनको भोजन मिल पा रहा है उन पर पूरी तरह से निर्भर है कि वो उन्हें बांटे या ना बांटे। लेकिन जहां तक इसराइली और जो जीएचएफ के जो लोग हैं उनके तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि ये प्रणाली अच्छे व्यवस्थित तरीके से जो है वो काम कर रही है और वो सभी तक जो है वो पहुंचाने में वो सक्षम है। उनका दावा यह है कि तकरीबन 20 लाख लोगों को हर रोज जो है वो भोजन पहुंचाने में वो सक्षम है और वो ऐसा कर पा रहे हैं। तो दावे जो हैं वो दोनों तरफ से अलग अलग किस्म के हो रहे हैं। जो संयुक्त राष्ट्र से जुड़े हुए जितने संस्थान हैं उनकी तरफ से लगातार आलोचना हो रही है और इसराइल की तरफ से लगातार कहा जा रहा है ये सारे मनगढ़ंत हैं और उनके खिलाफ जो है वो झूठ फैलाया जा रहा है। और साथ ही साथ वो ये भी कह रहे हैं कि बड़ा वो शर्मिंदगी की बात है कि संयुक्त राष्ट्र की तरफ से इस तरह के मनगढ़ंत आरोप लगाए जा रहे हैं। जी, एक आखिरी सवाल, ये संक्षेप में बताइएगा, 20 महीने हो गए हैं, गजा के साथ जंग खत्म होती क्यों नहीं दिख रही? देखिए, अगर आप गौर करें अभी वहां क्या मौजूदा हालात हैं, तो इसराइल का दावा, अगर इसराइल के दावे पर ही हम गौर करें तो इसराइल का दावा यह है कि हमास के तकरीबन 30,000 कारकुन जो हैं वो इस युद्ध के दौरान मारे गए हैं। तो इसराइल जो हमास का जो पूरा स्ट्रेंथ था युद्ध के शुरुआत में, वो कहा जा रहा था कि तकरीबन 40,000 है, लेकिन आज के तारीख में वहां पर जितने लोग मारे गए उनका पूरा नेतृत्व एक तरह से साफ हो गया है। वहां पर सिनवार भाइयों की, तीनों भाइयों की मौत हो चुकी है, वहां पर मोहम्मद दैफ मारे जा चुके हैं। तो गजा में जो उनका जो सैन्य जो लीडरशिप था, जो नेतृत्व था, वो पूरी तरह से खत्म हो गया है। 30,000 अगर उनके कारकुन मारे गए तो उसके बावजूद आज ये माना जा रहा है कि उनकी संख्या फिर वापस 40,000 हो गई है। मतलब रिक्रूटमेंट में भी इस तरह के माहौल में वो सफल रहे, जो कि मेरी नजर से अगर आप देखें तो एक तरह से समर्थन जो है प्रकट करने का तरीका है। वहां के लोग जो हैं अभी भी उसके साथ है। और इतनी बड़ी सैन्य कार्रवाई के बाद इसराइल का दावा यह रहा है कि सैन्य कार्रवाई के जरिए ही और दबाव डाल के ही वहां से लोगों को रिहा कराया जा सकता है। लेकिन सैन्य कार्रवाई के बावजूद इसराइल आज तक महज 8 बंधकों को वहां से रिहा करवा पाया है। बाकी जो भी रिहाई हुई है बंधकों की, तक पूरे 197 जो बंधकों की रिहाई हुई है उसमें इन 8 को छोड़ दें तो बाकी सभी को किसी न किसी समझौते के तहत ही रिहा करवाया जा सकता है। और वहां पर अभी भी जो है 57 बंधक वहां पर जो पड़े हुए हैं उनको निकालने में वो कामयाब नहीं हो रहा है। इसका मतलब कि वहाँ लोकल सपोर्ट, जो स्थानीय सपोर्ट है, वो अभी भी हमास को और बाकी इस तरह के संगठनों को प्राप्त है, तभी इस सैन्य कार्रवाई के जरिए वहां से निकाला नहीं जा सकता। तो इसराइली जो डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट है उसका भी पहले भी उनके तरफ से कहा जाता रहा और अभी भी कहा जा रहा है कि उनके जो ऑपरेशनल नीड्स थे वो पूरे हो चुके हैं और समझौते के तहत ही जो है वहां से बंधकों की रिहाई हो सकती है, वही तभी संभव है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे यरूशलेम में मौजूद वरिष्ठ पत्रकार हरेंद्र मिश्रा। दिन की बड़ी खबर, चाहे भारत में हो या दुनिया में कहीं और, जो हुआ केवल वही नहीं, ऐसा क्यों हुआ जानिए वो भी। खबर के आगे क्या है, खबर की परतों के बीच क्या छिपा है, पहले समझे फिर समझाएं। बीबीसी हिंदी का न्यूज पॉडकास्ट, दिन भर, पूरा दिन, पूरी खबर। हमारी खबरों को पढ़ें bbchehindy.com पर। आप हमें व्हाट्सएप, इंस्टा और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। हाल के वक्त में अमेरिका के ट्रंप प्रशासन ने दुनिया भर में अपने दूतावासों को स्टूडेंट वीजा के लिए अपॉइंटमेंट देना बंद करने का आदेश दिया है। अमेरिका में पढ़ाई की चाहत रखने वाले भारत के स्टूडेंट्स के लिए ये बुरी खबर है। दरअसल प्रशासन ने कई विश्वविद्यालयों पर तमाम प्रतिबंध लगाए हैं और उसका कहना है कि विश्वविद्यालयों को राजनीतिक लड़ाई का मंच नहीं बनाया जाना चाहिए। इसी के बाद प्रशासन ने अपने दूतावासों को स्टूडेंट वीज़ा के लिए अपॉइंटमेंट देना बंद करने को कहा है और कहा है कि इससे पहले आवेदन करने वालों के सोशल मीडिया अकाउंट की जांच की जाएगी। न्यूयॉर्क में मौजूद वरिष्ठ पत्रकार सलीम रिजवी ने वहां मौजूद कुछ छात्रों से बात की और इनमें से कई ने अपना नाम न बताने की शर्त पर उनसे बात की। में एक पिता भी हैं जो अपनी बेटी को अगले साल अमेरिका में पढ़ाना चाहते हैं।
I think it will be a little problematic to come right now, and also with मुझे लगता है कि अभी आने से थोड़ी मुश्किल होगी और फिर वीजा पर कई रोक हैं। मुझे लगता है कि इससे छात्रों के दाखिले की दर पर असर पड़ेगा। हमें कैंपस में काम करने की इजाजत होती है। मैं कैंपस में ही काम करती हूँ, तो अभी मेरी स्थिति सही है। हम 20 घंटे काम करते हैं और हमारी क्लासेस अधिकतर शाम को होती हैं और सप्ताह में मेरी 3 क्लासेस होती हैं। तो मुझे लगता है कि मैनेज करना मुश्किल नहीं है। आप एक सेमेस्टर में केवल 2 क्लासेस ही मिस कर सकते हैं और अटेंडेंस जरूरी होती है। ऐसा तो कुछ नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा कुछ बिगड़ जाएगा, क्योंकि इंडिया में भी बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है। मतलब मेरा भी खुद का ऐसा ही था कि अगर यहाँ नहीं हो पाता मेरा, तो मैंने बैकअप प्लान्स रखे थे जो मैं इंडिया में कर सकती। जैसे हमारे इंडिया में भी गेट एंड ऑल के एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होती है मास्टर्स के लिए। दैट इज़ ऑल्सो आई थिंक इक्वली गुड इफ़ यू आर प्लानिंग। तो स्टूडेंट शुड नॉट हैव जस्ट वन थिंग कि मतलब यहाँ आना है, बैकअप प्लान्स भी होने चाहिए। मेरा तो मेन एम यही था कि यहाँ पे आके यहाँ का एजुकेशन लेना, तो मेरा फर्स्ट गोल तो वही है। समित, आप बताएं कि बच्चों को आप लेके अभी तो दिखाने आए हैं, लेकिन आगे प्लान है बच्चों को यहाँ? जी बिल्कुल बिल्कुल है। मैं अगले साल मेरी बेटी उनकी 12th स्टैंडर्ड हो जाएगी, तो तब हम लोग सोच रहे हैं कि यहाँ ही आएंगे। NYU एक टारगेट है। अभी NYU होगा, दूसरा क्या होगा पता नहीं है, बट ये क्लियर है कि US में हम उनको पढ़ाना चाहेंगे। अब जो वीज़ा पॉलिसी में फ़र्क आया है, उससे क्या आप समझते हैं फ़र्क पड़ेगा? आपको अफेक्टेड होंगे? देखना पड़ेगा, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा अभी फिलहाल कोई क्लैरिटी तो है नहीं। अगर होगा तो बहुत मुश्किल होगी, क्योंकि अभी इतने साल हम यही सोच रहे हैं कि हम US आएंगे। अचानक अभी अगर ट्रैक चेंज करना हो तो फिर वो डिफिकल्ट हो जाएगा। बट इतने तादाद में वो कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे पता नहीं, ऊपर वाला ही जानता है कि क्या होगा यार। अभी तो उन्होंने वीज़ा भी बंद कर दिया, इंटरव्यूज जो होते हैं वीज़े के, हाँ, इंटरव्यूज बंद कर दिया मैंने सुना है। सही में अभी बहुत जल्दी, मतलब बहुत अभी तो हुआ है, तो बहुत फ्रेश है, तो समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या होगा, क्या शेप लेगी। बट हाँ, ऑलरेडी मतलब एक स्ट्रेस तो हो गया है इस मतलब ये तो बात सही है कि क्लैरिटी न होने के कारण, या ये क्लैरिटी अभी उभर के निकलेगी तो तब हमको पता चलेगा कि ये क्या होगा क्या नहीं होगा। देखते हैं भाई। वैसे इंडिया में तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ऐसा तो नहीं है कि नहीं है। मैं क्योंकि इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट हूँ, पॉलिटिकल इकोनॉमी का, तो सबसे जो खतरनाक वर्ड होता है अनसर्टेनिटी होती है हमारे यहाँ पे। तो इस प्रिंसिपल्स और जो भी एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसीज़ हैं, इससे अनसर्टेनिटी बढ़ रही है। और जितने भी स्टूडेंट्स आएंगे तो इसकी वजह से एक कॉन्शियस में वो चीज़ होती है, ना कि स्टूडेंट्स के बल्कि उनके पेरेंट्स के लिए भी, भेजें या ना भेजें, तो अल्टीमेटली वो इफेक्ट तो करेगी। पॉडकास्ट में अब रुख पाकिस्तान का। बीती रात कराची में भूकंप के झटके महसूस किए गए। फिर ये खबरें आईं कि कराची की मलीर जेल की दीवार गिर गई, जिसके बाद वहां से 216 कैदी फरार हो गए। मलीर जेल के पुलिस अधीक्षक अरशद शाह ने BBC को बताया कि जेल से फरार हुए 216 कैदियों में से 78 को फिर से गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके मुताबिक जेल की दीवार नहीं टूटी थी, लेकिन भूकंप के झटकों की वजह से कैदियों में दहशत फैल गई, जिसके बाद 1000 से ज्यादा कैदी जो हैं वो जेल की गेट पर आकर इकट्ठा हो गए और इतनी बड़ी संख्या में कैदियों को संभालना पुलिस के लिए मुश्किल हो गया। घटना के दौरान की गई फायरिंग में एक कैदी की मौत हो गई और कुल 3 सुरक्षाकर्मी घायल हुए हैं। पूरे घटनाक्रम पर और जानकारी दी कराची में मौजूद BBC संवाददाता रुहान अहमद ने। हम इस वक्त मौजूद हैं कराची के जिला मलीर की एक जेल में, जहां से गुज़िश्ता रात 200 से ज़ायद कैदी फरार हो गए थे। ये कैदी किसी मंसूबे के तहत फरार नहीं हुए, बल्कि इनके फरार की वजह बनी कराची में गुज़िश्ता रोज़ महसूस किए जाने वाले ज़लज़ले के झटके। यूँ तो कराची में ज़लज़ले के झटके आना कोई बड़ी बात नहीं है और माजी में भी ऐसा होता रहा है, लेकिन गुज़िश्ता रोज़ 10 से ज़ायद मरतबा ये झटके महसूस किए गए, जिनकी शिद्दत तो कम थी, लेकिन इनका दौरानिया जो है वो वक्फे से ये ज़लज़ले के झटके महसूस किए जा रहे थे। गहराई कम होने की वजह से ये ज़लज़ले के झटके इन इलाकों में, जिनमें लांडी, मलीर, कोरंगी, यहाँ महसूस किए गए थे। जेल हुक्काम से हमारी बात हुई तो उनको कहना था कि ज़लज़लों के झटकों की वजह से कैदियों के अंदर एक खौफ और हिरास फैल गया था, जिसके सबब वो सारी जगह जमा हो गए और जब उन्हें मौका मिला तो वो जेल का दरवाज़ा को धक्का देकर बाहर निकले। उनकी तादाद 2000 से ज़ायद थी। ताहम जो फरार हुए थे कैदी, उनकी तादाद 216 बताई जाती है और गुज़िश्ता रात से अब तक जेल हुक्काम के मुताबिक रेंजर्स, FC और पुलिस ने 78 कैदियों को वापस गिरफ्तार कर लिया है। इस जेल में 6000 से ज़ायद कैदी मौजूद हैं, जिनमें अफगान और इंडियन शहरी भी शामिल थे।
अभी तक ये बात पता नहीं चल सकी है कि क्या यहाँ से फरार होने वाले कैदियों में कोई गैर मुल्की शहरी भी शामिल था या नहीं। लेकिन जेल हुक्काम का कहना है कि उन्होंने किसी भी तरह की गफलत नहीं बरती है, बल्कि जो भी हुआ वो खौफ और रास की वजह से हुआ। और जब कैदी यहाँ से भागे हैं, उनको रोकने की कोशिश के अंदर 2 पुलिस एहलकार, 2 FC एहलकार भी जख्मी हुए थे, जबकि उस फायरिंग के नतीजे में एक कैदी भी हलाक हुआ है। हुकूमती काम और जेल हुक्काम का कहना है कि जो कैदी यहाँ से फरार हुए हैं उनको गिरफ्तार करने की पूरी कोशिश की जा रही है, और जो उनके नॉन एड्रेसेस हैं, जो पते हुक्काम के पास उनके मौजूद हैं, वहाँ पर छापे मारे जा रहे हैं ताकि उन्हें वापस जेल में लाकर यहाँ पर 4 दीवारी में कैद किया जा सके। जानकारी दे रहे थे कराची में मौजूद BBC संवाददाता रूहान अहमद। और अब बात दक्षिण कोरिया की। बीते साल दिसंबर में पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल ने देश में मार्शल लॉ का ऐलान किया, जिसके बाद उनके फैसले का भारी विरोध हुआ, लोग सड़कों पर उतर आए। बाद में उनके खिलाफ महाभियोग चलाया गया और उन्हें पद छोड़ना पड़ा। दक्षिण कोरिया में आज नए राष्ट्रपति के चुनाव के लिए 14 घंटों तक वोटिंग चली। मतदान बंद होने तक 78.8% मतदान हुआ, जो लगभग बीते 30 सालों में सबसे ज्यादा है। मतगणना केंद्रों में अब बैलेट बॉक्स आना शुरू हो गए हैं। कुछ समय में वोटों की गिनती पूरी हो जाएगी। इस चुनाव में मुख्य मुकाबला विपक्षी डेमोक्रेट पार्टी के उम्मीदवार ली जे म्योंग और सत्तारूढ़ दल के किम मून सू के बीच है। राष्ट्रपति भवन के नजदीकी मतदान केंद्र के बाहर का माहौल कैसा था और इस बार चुनावी मुद्दे क्या हैं, ये बता रही हैं वहां मौजूद BBC संवाददाता यूना कू। Over the past 6 months, South Korea has been grappling with its aftermath of martial law. मार्शल लॉ लगने के बाद के 6 महीनों से दक्षिण कोरिया बदल रहे हालात और गहरा रहे राजनीतिक मतभेदों से जूझ रहा है। हालांकि चुनौतियां और भी हैं, जैसे ट्रेड मामले में अमेरिका से समझौते तक पहुंचना, उत्तर कोरिया के साथ रिश्ते और जनसंख्या का संकट। रुझान किस तरफ है फिलहाल ये साफ नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि रात तक चुनाव के नतीजे साफ हो जाएंगे। जैसा यूनाकू ने बताया, दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से टैरिफ के मुद्दे पर निपटना बड़ी चुनौती है। और इसकी एक बड़ी वजह यह है कि दक्षिण कोरिया अमेरिका को स्टील निर्यात करने वाला 4था बड़ा देश है और ट्रंप सरकार ने उस पर 50% टैरिफ का ऐलान किया है। और अब वक्त है साप्ताहिक पेशकश पैसा वसूल का। घर खरीदना जिंदगी का एक अहम पड़ाव माना जाता है, क्या कहती हैं आप अदिति? बिल्कुल मानसी, हालांकि पिछले कुछ सालों में इस सोच में थोड़ा बदलाव तो आ ही रहा है। और ये थोड़ा बदलाव जो है वो यंगस्टर्स की सोच में आ रहा है। बिल्कुल, खासकर 25 से 35 साल के लोगों में ये बदलाव हम देख रहे हैं। कई लोग अब ये पूछने लगे हैं कि घर लेना क्या वाकई में अच्छा निवेश है या किराए पर रहना ज्यादा फायदेमंद है। पैसा वसूल में बता रही हैं प्रेरणा। ट्रेडिशनली घर के मालिक होने को फाइनेंशियल सिक्योरिटी और सोशल स्टेटस से जोड़कर देखा जाता रहा है। अक्सर ये बातें सुनने को मिल जाती हैं कि घर लेना जरूरी है, अपना घर है तो लाइफ सेट है और रेंट पर पैसा बर्बाद मत करो, अपना घर खरीद लो। ऐसे में शहरों में घरों की आसमान छूती कीमतों और दिनों दिन महंगे होते जा रहे घरों के किराए के बीच क्या बेहतर है, इसको लेकर बहस जायज लगती है। तो इसी बहस को हम आगे बढ़ाने पहुंच गए हैं और शुरू करने जा रहे हैं घर खरीदने के गणित से। तो मान लीजिए कि आप 1 करोड़ का घर खरीदने जा रहे हैं, तो आपको डाउन पेमेंट करना होगा 20 लाख रुपए। बाकी की रकम यानी 80 लाख रुपए के लिए होम लोन लेना होगा। अगर 80 लाख का होम लोन आप 20 साल की EMI पर लेते हैं तो 9% के इंटरेस्ट पर EMI बनेगी 72,364 रुपए। और इन 20 सालों में आप बैंक को इंटरेस्ट समेत चुकाते हैं 1,73,67,458 रुपए। और अगर इसमें डाउन पेमेंट की रकम भी जोड़ दी जाए तो ये हो जाएगी 1,93,67,458 रुपए। फिर रजिस्ट्री, सोसाइटी मेंटेनेंस, हाउस टैक्स का खर्चा सो अलग। अब इसी 1 करोड़ के घर को आप अगर रेंट पर लेते हैं तो मान लीजिए कि 30,000 रुपए पर मंथ पे करना पड़ता है। अब अगर हर साल इस किराए में 10% की बढ़ोतरी मान ली जाए तो 20वें साल में ये किराया बढ़ते बढ़ते पहुंच जाएगा 1,83,477 रुपए। और कुल 20 सालों में आप रेंट के रूप में चुकाएंगे कुल 2,04,35,523 रुपए। तो क्या इस बहस का सीधा विजेता मकान मालिक हो गया? नहीं, डिसीजन करने में इतनी जल्दी ठीक नहीं, क्योंकि कई एक्सपर्ट्स का कहना है कि EMI और किराए के अंतर की रकम जो इस केस में बनती है 42,364 रुपए, वो SIP या दूसरे निवेश इंस्ट्रूमेंट में लगाई जाए तो 9% के रिटर्न के हिसाब से ये हो जाएगी 1,57,23,881 रुपए।
और लमसम के 20 लाख रुपए भी 20 साल के लिए निवेश हो जाएं तो 9% के रिटर्न के हिसाब से ये भी हो जाएंगे 1,26,47,700 रुपए। मतलब मकान न लेकर किराए पर रहे होते तो किराया तो देते ही रहते, निवेश की रकम भी होती 2,83,71,581 रुपए। तो एक्सपर्ट्स की राय किराए के पक्ष में झुकी हुई नजर आती है। पर यार, इमोशंस भी तो कोई चीज है, अपने घर में रहने का सुकून भी तो कोई चीज है। इसलिए इस बहस को मैं तो यहीं विराम दूंगी। आप जारी रख सकते हैं दिन भर के कमेंट बॉक्स में और बता सकते हैं कि आप क्या बेहतर मानते हैं। तो पैसा वसूल सुना रही थी प्रेरणा, और चलते चलते बात आईपीएल के फाइनल मैच की, जो अब से कुछ देर पहले पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच शुरू हुआ है, यानी श्रेयस अय्यर और रजत पाटीदार की टीम के बीच। और अब तक जो हम देख रहे हैं उसमें टॉस जीता है पंजाब ने और पहले चुना है फील्डिंग करना, और आरसीबी अब तक 53 रन बना चुकी है, 1 विकेट खोकर। और विकेट किसका गिरा है? विकेट गिरा है फिल सॉल्ट का। तो आज कार्यक्रम में बस इतना ही। हमें सुनने का शुक्रिया। अब आपसे अगली मुलाकात बुधवार शाम को होगी। तब तक खबरों के लिए जुड़े रहिए बीबीसी हिंदी की वेबसाइट के साथ। आज कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाला तिलक राज भाटिया ने। मुझे और अदिति शर्मा को दी इजाजत। नमस्कार।